अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शेब जट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान कामयाबी को तरसता रहा। न्यूजीलैंड के नताज सबके सामने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ तक कैसे पहुंची, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान के लिए कई इंटरनेशनल मैचेस भी उन्होंने खेले, टेस्ट मैचेस खेले। वसीम, आपको वेलकम करूँगा। पहले करंट बात कर लेते हैं, फिर इस स्टेज पे कैसे आपका शो है, आप जो इस पर आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान टीम की दौरे ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंसेस, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस, पाकिस्तान की एशिया कप में परफॉर्मेंसेस, किस तरह देखते हैं? कहाँ से स्टार्ट करें? जहाँ से आप रिसेंटली देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑब्वियसली नेवर बीन एन ईजी टूर फॉर पाकिस्तान कि हम पिछले कितने 27-28 साल हो गए हैं शायद कि हम टेस्ट मैचेस नहीं जीते हैं। इस दफ़ा कुछ लगा था कि कुछ मौक़ों पे कि हम थोड़ा सा मैच में कंट्रोल हमें आया है, लेकिन कुछ वही बेसिक्स जो मिस किए हमने, शायद प्लेइंग 11 हमारी उस तरह नहीं बनी जो बननी चाहिए थी। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी एक दो जगह पे ऐसे आए थे कि जहाँ पे हम कह सकते थे यार ये मैच हम जीत सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो ओबियसली ऑस्ट्रेलिया प्लेड बेटर क्रिकेट और एज़ यूजुअल वही जीते हैं। लेकिन जो हमारी रेड बॉल की टीम है ओबियसली उसके जो वीकर एरियाज़ हैं आइडेंटिफाई पहले भी हुए थे, अभी भी अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होने वाली हैं हमारी। वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप में जो टीम खेली, बेशक आप उस टाइम चीफ सिलेक्टर नहीं थे, बट मुतमईन है आप पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंसेस थे, और डू यू थिंक कि ये वही प्लेयर थे जो आपने चॉकआउट किए थे कि ये वर्ल्ड कप जाकर खेलेंगे? लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि जो टीम हमारी जिस तरह खेली है 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं थी कंसिडरिंग के सॉर्ट ऑफ हमारी कंडीशंस के अंदर ही मैचेस हो रहे हैं ना, तो उम्मीदों के बरक्स खेली हमारी टीम। क्या मोहम्मद वसीम एक डमी चीफ सिलेक्टर थे? क्या मोहम्मद वसीम एक लैपटॉप चीफ सिलेक्टर थे? आपके बारे में ये कह दिया गया कि आप सिर्फ लैपटॉप देखते हैं, वहाँ से बात करते हैं, टीम की रिक्वायरमेंट है उस पर आप सरेंडर कर जाते हैं। जो पाकिस्तान टीम के मजबूत तरीन लोग थे, चाहे बाबर आजम थे, शाहिन अफरीदी थे, मोहम्मद रिजवान थे, उनकी डिक्टेशन पे आप टीम बनाते थे। क्या ये दुरुस्त है? जहाँ तक देखें डमी वाला ये वो हमारे परसेप्शन एक बनी हुई है कि जितना बड़ा एक नाम होगा, जितने ज़्यादा वो मैचेस खेला होगा ना, उसकी ज़्यादा से होगी टीम के अंदर। आई कैन टेल यू कि इट्स ऑपोजिट। ओके, पाकिस्तान में हमारे कल्चर के अंदर ऑपोजिट, जितना बड़ा नाम होगा उतना ज़्यादा एक्सेस बैगेज वो कैरी कर रहा होगा। कोई मेरे जैसा मस्कीन आ जाएगा, उसके सर पे कोई एक्सेस बैगेज नहीं है, वो कोई इतनी लाइबिलिटीज़ कैरी नहीं कर रहा है। तो मैंने इस पर कभी खुल के उस तरह बात पहले की नहीं थी, या शायद किसी ने पूछा नहीं था इस तरह। लेकिन ये कि मैं कह सकता हूँ कि आई थिंक कि जितना जो मेरे पास ओहदा था जिसका इस्तेमाल मैंने जितना किया, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी और ने किया होगा। चाहे वो बाबर आजम थे, कैप्टन थे, चाहे कोच उस टाइम मिसबा थे, फिर सकलैन भी आए, ठीक है ना। मेरा काम था, मेरा एक सिंपल वो है। देखिए मैं यहाँ पे अगर बोलूँ जी कि मैं तो ये करना चाह रहा था, कैप्टन नहीं मान रहा था, मैं जो ये करना चाह रहा था, सकलैन जब मिसबा नहीं मान रहे, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, इवन रमीज़ राजा के बारे में कहा गया, लेकिन सबसे बातें ये होती थी, सब अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे, लेकिन इवेंचुअली डिसीजन मेरा ही होता था। शाहिन शाह अफरीदी की एक वीडियो आई जिसमें 2022 वर्ल्ड कप से बाद गालिबन आई, और उसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैं मुकम्मल फिट नहीं था। तो आप समझते हैं कि वो सही फैसला था कि एक खिलाड़ी चाहे जितना भी बड़ा नाम है, अगर वो मुकम्मल फिट नहीं था उसको वर्ल्ड कप में भेजना? सारी तैयारी तो वर्ल्ड कप की है ना। अगर आपका जो बेस्ट घोड़ा है या आपका जो आपका प्लेयर है, तो आप जितना उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जितना उसको चांस, अगर आपको लगता है कि यार इसका 50% चांस भी है कि ये फिट हो जाएगा, यू टेक दैट चांस। आप ये नहीं कह सकते यार 50-50 या नहीं भेजते इसको, ठीक है। तो हमने तो उस पर कि चांसेस हैं ये फिट हो जाएगा और वहाँ पे जाके वो खेले भी। बाबर आजम पाकिस्तान के पावरफुल कप्तानों में शुमार होते हैं। क्या वो आपको डिक्टेट करते थे? हाँ देखिए, डिक्टेट करना आप उसको नहीं कह सकते हैं। ये कि कुछ खिलाड़ी की डिमांड की कि इसको रखना है, जिसको नहीं रखना है, पॉइंट ऑफ व्यू में से लेता था, चाहे वो हेड कोच थे, चाहे वो कैप्टन थे। और एक बात जो मैंने क्लियर की भी थी उनको भी शुरू दिन से, कि जो फाइनल डिसीजन है, जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आई एम द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम। आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना भी वो बना दिया जाता है कि यार ये कप्तान है ना, तो हर चीज़ इसकी मर्ज़ी की होनी चाहिए। ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। फिर आप चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी की आपको ज़रूरत नहीं है, कोच और वो बना लेंगे टीम आपकी, ठीक है। हमारे यहाँ पे हाइप क्रिएट कर दी जाती है, ये कैप्टन है, इसको हर चीज़ इसकी मर्ज़ी की मिलनी चाहिए। आमिर जमाल परफॉर्म करके गायब हो गए, तो आप तो चीफ सिलेक्टर थे, आपने नहीं कहा कि ये तो परफॉर्म करके कैसे बाहर हो गए? और अब वही आमिर जमाल पाकिस्तान की लिए लग रहा है कि फ्यूचर प्रोडक्ट है। जब आपने सेलेक्ट किया था तब टीम मैनेजमेंट या टीम उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था? लेकिन वो गए कहीं भी नहीं थे, वो उधर ही थे। हाँ, उस टाइम ये था कि जो उस टाइम की, अगर आपको मेरी स्टेटमेंट भी याद हो, कि मैंने कहा था कि हमें जो प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम क्या, शॉर्टेज एक चल रही है पेस ऑलराउंडर की, कि हमारे पास वही एक दो नाम बचते थे और तो बार बार मौके उनको मिल रहे थे, अपॉर्चुनिटी को अवेल उस तरह नहीं कर रहे थे। तो वो नीड समबडी कि वो आए कोई नया लड़का ऐसा
एनाबिल जमाल उसमें ठीक है उतना ज़्यादा आप कह लें कि इस्टेब्लिश तो मैं कहूँगा कि वो 3 साल से खेल रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन उसका अभी हाईलाइट नहीं हुआ था, तो हम थोड़ा सा पोटेंशियल पे भी गए कि यार बॉलिंग अच्छी कौन करता है, साथ में बैटिंग अच्छी कौन कर लेता है, और उसके साथ साथ जो रोल हम देख रहे हैं टीम के अंदर कि को वो 7वें 8वें नंबर पे वो बैटिंग भी अच्छी कर ले, ये नहीं कि वो ये बैटिंग कर लेगा, मतलब होता है ना कि यार ये 10 रन बना देगा, नहीं, ही इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन। और बॉलिंग की भी जहाँ बात आती है कि यार ये प्रॉपर एक बॉलर है, इट्स नॉट अ मीडियम पेसर, ये 135-40 पे बॉल करता है। तो उस टाइम आइडेंटिफाई किया था कि आगे चल के हमारे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट्स के अंदर ये हमारा एक सोल्यूशन हो सकता है। 2022 एशिया कप, 2022 वर्ल्ड कप, बेशक पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला, एशिया कप भी फाइनल खेला, बट पाकिस्तान की क्रिकेट बाबर आजम के इर्द गिर्द घूमती है। बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं रही, उसके बाद भी नहीं रही मेगा इवेंट्स में। तो वहाँ पे आपने बाबर से बात नहीं किया कि क्यों बाबर फेल हो रहा है? टीम तो क्लिक कर रही थी लेकिन बाबर फेल हो रहे थे। उस टाइम पे एक चलें और चीज़ इसमें आती है कि हमारी टीम की बाबर रिजवान, इसके अलावा हमारी टीम है नहीं। ये आप लोगों के सवाल थे, आपने भी इस पर बहुत शोर मचाया था। क्या परफॉर्मेंस थी बाबर और रिजवान की? दे वर नॉट द मेन कंट्रीब्यूटर इन द वर्ल्ड कप। जो लड़के जिस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपने किया, सब ने किया, मिडिल ऑर्डर, उस मिडिल ऑर्डर ने आपको फाइनल तक पहुंचाया, ठीक है ना। लेकिन आइडियली यू वांट कि आपका कैप्टन फ्रंट से लीड करे, परफॉर्म करे, और ये ऐसा बॉक्स है जो बाबर को टिक करना पड़ेगा। अगर उसने उस क्लास के अंदर आना है जहाँ पे बाकी जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, तो जो बड़े इवेंट्स हैं आपके, उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा। याद इस हैंडलिंग द प्रेशर है या जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है, जिसमें भी उनकी कमी है ऑब्वियसली, क्योंकि जब प्लेइंग 11 बनती है या टेक्निकल चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि मुझे पता नहीं है या मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपकी कुछ हदें होती हैं मुकर्रर कि चीफ सेलेक्टर का ये काम है। स्क्वाड बना के आपने देख लिया, प्लेइंग 11 में मेरी से नहीं होती थी और बहुत दफ़ा मुझे बाहर बैठ के लगता था ये प्लेइंग 11 हमारी ठीक नहीं है। तो आप एज अ फ्रेंडली या ऐसे चैट में आप बात कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली आई कुडंट डू मच बिकॉज मेरी डोमेन के अंदर वो चीज़ आती नहीं थी। तो ये मुझे एक था कि चाहे वो टेस्ट मैचेस थे हमारे, चाहे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हमारी जो हुई थी, इंग्लैंड की सीरीज़ जो हमारी हुई थी होम सीरीज़ में, जिसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए थे, उसमें हमारी जो प्लेइंग 11 थी उसमें मुतमईन नहीं था। क्या ये बात दुरुस्त है कि आप खिलाड़ियों के फ़ोन ही नहीं उठाते थे? कोई नाम बताएं। बहुत सारे नाम हैं, कोई एक नाम बता दें। ताबिश खान, मीर हमजा, सरफराज अहमद और बहुत सारे नाम हैं। सरफराज क्या ये दुरुस्त है? नहीं। आप उठाते थे सबके फ़ोन? क्या ये दुरुस्त है कि नेशनल स्टेडियम में आपने एक खिलाड़ी को कहा कि तुम्हें तो तुम्हारी टीम नहीं खिलाती, तो मैं क्यों सिलेक्ट कर लूँ? बाद में आपने ही उसको सिलेक्ट किया, वो टेस्ट क्रिकेटर बन गया। बताएं। ताबिश खान। अच्छा, ताबिश को मैंने ये कहा था। पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या ये दुरुस्त है? आपकी ये खबरें हैं ना, आप लेके आए हैं ना, क्लैरिटी कर रहा हूँ मैं आपसे जवाब तलब कर रहा हूँ कि क्या ऐसा था या नहीं था। देखिए कोई भी, मुझे ये चीज़ याद नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरह तो बहुत से प्लेयर ऐसे हैं कि जिनके लिए सऊद शकील खेलते थे सिंध से पहले या कराची से खेलते थे, समटाइम नहीं खेलते थे। नहीं, मैंने आपको क्रिटिसिज्म किया कि आप जब पीटीवी के कोच थे तो आप सऊद शकील की कसीदे पढ़ते थे। जब आप चीफ सेलेक्टर बने तो सऊद शकील को मौका नहीं मिलता था। कहाँ नहीं मौका मिला? बहुत बाद में मिला है, बहुत बाद में मिला है आपके टेन्योर में, बहुत बाद में। आप एक चीज़ समझ नहीं रहे हैं, आप इसको समझ लें। एक बाबर से ध्यान हटाएं, रिजवान से हटाएं, और एक चीज़ समझ लें, चीफ सेलेक्टर का काम है टीम सेलेक्ट करना, स्क्वाड खिलाना ना खिलाना प्लेइंग 11 के अंदर ये कैप्टन और कोच ने डिसाइड करना है। मैंने आज तक सरफराज को टेस्ट टीम से ड्रॉप नहीं किया। सऊद शकील को मैंने आते ही पिक किया, वो कभी भी ड्रॉप नहीं हुए। आगा सलमान को मैंने पिक किया, अब वो 2 साल बाद खेले, 3 साल बाद खेले, वो मेरी डोमेन नहीं है। क्या ये दुरुस्त है कि रमीज राजा आपको व्हाट्सएप पे कहते थे कि फला खिलाड़ी को सिलेक्ट कर दो? नो। और आप जवाब देते थे कि ये उसकी परफॉर्मेंस है इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ? कई दफ़ा ऐसा हुआ, यार मुझे नहीं लगता ये प्लेयर अच्छा है, तुमने ये लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता ये अच्छा है। और मेरा जवाब सिंपल होता था कि रमीज भाई मैं रख रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आखिर में वो मुझे लाजमी तौर पे वो कहते थे देख लो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कहा जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड ऑफ द डे आई एम द आंसरेबल, नॉट द चेयरमैन, इवन नॉट द कैप्टन। मैंने कहा आंसरेबल मैं हूँ। कोई भी लड़का परफॉर्म करके आया, फिर मैं कहूँगा मैं लड़कों के नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से लड़के ऐसे हैं कि जिस तरफ आप जा रहे हैं कि कैप्टन की डिक्टेटरशिप थी या चेयरमैन की थी या कोच की थी, तो बहुत से लोग इस पर 7-8 लड़के ऐसे हैं जो टीम के अंदर आपके आते ही ना, क्योंकि उस पर ये लोग एग्री नहीं कर रहे थे। तो आई हैव टू स्टैम्प इन माय अथॉरिटी कि नहीं भाई ये आएंगे लड़के। आपका टेन्योर जो रहा सिलेक्शन कमेटी का, आप उससे मुतमईन हैं? और क्या आप मशावरत करते थे या आप, जाहिर है क्योंकि कहते हैं ब्लू आइड बॉयज़ थे वसीम खान एंड कंपनी के, तो आप किसी को घास ही नहीं डालते थे?
बिल्कुल हमारी मुशावरत भी होती थी, और ब्लू आइड में अगर वसीम खान का होता ना तो वसीम खान के साथ मैं भी चला जाता, ठीक है, जस्ट बिकॉज के वो थोड़ा सा सख्त थे मीडिया वालों के साथ, उन्होंने पॉलिसीज़ कुछ बनाई थी जिसका आप भी शायद शिकार रही हैं। दैट डजंट मेक हिम अ बैड CEO, ठीक है ना। उसने क्लियर पॉलिसी बनाई थी कि मीडिया की ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है ना। आप ज़ेर अताब कह लें या उस पॉलिसी में आप भी आए थे, तो ऑब्वियसली आपको वसीम खान कभी भी नहीं अच्छे लगेंगे, आप उनके अच्छे काम नहीं देखेंगे, आप सिर्फ ये देखेंगे यार इसने तो ये कर दिया, इस वजह से हमारी चौधराहट खत्म हो गई है, तो वो CEO फिर आपको बुरे लगने लग गए। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे घर राशन डालता था जो वसीम खान ने बंद करा दिया। क्या प्रॉब्लम थी फिर आपको वसीम खान से? उनके फैसले अच्छे नहीं थे। अभी मैं उनका जब इंटरव्यू कर रहा हूँ तो उनमें ये सारे फैसले उनको बताऊंगा कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट को किस तबाही से दो चार कर दिया। अभी फैसले वो एक डिफरेंट चीज होगी, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब आप जो बात कर रहे हैं वो जब वो बैठे होंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। तनख्वाहें गिनाना, इसकी तनख्वाह इतनी होगी, इसकी तनख्वाह कितनी होगी, हालांकि इट इज़ वेरी रॉन्ग। दुनिया में कहीं पे भी किसी की भी जो सैलरी है वो डिस्कस नहीं होती, मोरली इट्स रॉन्ग कि आप नहीं कहते क्या आप काम के ऊपर वो करो, ठीक है, क्योंकि सैलरी अपनी मर्जी से वो नहीं ले रहा। आपका टेन्योर बड़ा अचानक खत्म हो गया, समझ नहीं आई, आपने रिजाइन किया, आपको सैक किया गया, या कोई मैसेज आ गया जिस वजह से आप कुर्सी छोड़ के चले गए? देखिए मुझे उस रात एक जब रजीम चेंज हुई तो एक ईमेल आई थी, आई थिंक CEO की थी शायद, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पुराना बहाल हो गया, और तो नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितनी भी जो कमेटीज़ थी, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी थी, एक लंबी लिस्ट थी कमेटीज़ की, मुझे सारी याद नहीं है, तो सारी डिज़ोल्व हो गई, ऑटोमेटिकली वो डिज़ोल्व हो गई। तो बस इस तरीके से मुझे वो मैसेज आ गया था, और उसमें ना मुझे और लेटर आया कि आप तो दोबारा किसी ने ऑफर की, आप इतना अच्छा अगर काम कर रहे थे, आप मुतमईन हैं, तो दोबारा किसी ने ऑफर की कि आए हमारे साथ काम करें क्रिकेट बोर्ड में? देखें अभी जब ये कमेटी अभी ये बनी थी रिसेंटली, जो जिसमें आई थिंक मिसबा थे हेड थे, क्रिकेट कमेटी जो बनी थी, क्रिकेट कमेटी बनते थे, हाँ, मिसबा की मुझे उस टाइम पे कॉल आई थी किस रोल में आपको कंसीडर कर रहे हैं, किस रोल में, इसी रोल के लिए, चीफ सेलेक्टर के लिए, तो उनसे मेरी बात उस टाइम पे हुई। ये वही मिसबा उल हक हैं जब आपने चीफ सेलेक्टर बनने के बाद 2 टीमें अनाउंस की, तो ना आपने मिसबा से मशवरा किया, ना आपने बाबर से मशवरा किया, टीमें अनाउंस हो गई और फिर तलखियाँ सख्त तक की आपस में बातचीत भी नहीं होती थी? नहीं देखें, बातचीत खैर होती रही है, लेकिन अब उसमें ये नहीं कि मुशावरत नहीं होती थी, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो आप बात कर रहे थे ना कि उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आए या फरमाइश आए, या जो आप कोई वर्ड यूज़ और कर रहे थे, डिक्टेशन आए, तो वो थोड़ी सी कोशिश हुई थी कि ये प्लेयर वो चाहिए। बाबर की तरफ से हुआ था के ऊपर, और मेरे मेरिट पे वो लड़के नहीं आते थे। बाबर की तरफ से हुआ था? जी, कौन सा उसमें था कि अब लड़कों के नाम में फिर कहूँगा ना कि चलें रोल बता दें कि बॉलर था, बैटर था, स्पिनर था, ओपनर था, क्या बैट्समैन ही थे। बाबर चाहते थे ये बैट्समैन आ जाए, लेकिन आपने नहीं लिया। हाँ, लेकिन वो मेरिट के ऊपर नहीं आते थे, वो काफ़ी तो उस पर बाबर आपसे नाराज़ हो गए थे? हाँ, नाराज़ अब ये तो नहीं मुँह उधर करके वो बैठ जाएंगे, लेकिन ओबियसली थोड़ी सी टेंशन आपके बीच में वो थोड़ी सी आ जाती है, लेकिन उसको कुछ अर्सा लगा था, 4-6 महीने लगे थे, और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल। चीफ सेलेक्टर और कप्तान के दरमियान 4-6 महीने लगे थे मामला बेहतर होने में, एक दूसरे को समझने में। देखिए नहीं, मामला इस सेंस में नहीं, हम आपस में बात नहीं करते थे, एक होता है ना कि आपका एक ट्रस्ट लेवल बिल्ट हो जाता है। ओबियसली शुरू में ये था कि ओबियसली आई हैव टू स्टैम्प इन माय अथॉरिटी कि यार फाइनल डिसीजन चीफ सेलेक्टर का ही है, ठीक है ना। अब उसके अंदर ये है ना कि मैं कैप्टन की कितनी सुन रहा हूँ या उसकी कितनी सुन रहा हूँ। अब लॉजिकल बात होगी तो डेफिनेटली मैं सुनूंगा, परफॉर्मेंस अगर किसी की है तो है, क्योंकि मेरा सिंपल असूल था कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमने उसको इज्जत देनी है, क्योंकि मैं खुद डोमेस्टिक में रगड़े खा के हम पाकिस्तान खेले थे, उसके बाद में कोचिंग में भी रहा, तो मैं देख रहा था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें। आप सच बोलते हैं, ये आपका दावा है, हमें भी लग रहा है। 2021 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने इंडिया को 152-0 उससे हराया। क्या ये दुरुस्त है कि उससे पहले बाबर आजम को तब्दील करने की प्लान बन चुका था या तब्दील किया जा रहा था, उस एक जीत ने बाबर आजम की एज कैप्टन करियर को नई जिंदगी दी? नहीं, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता कोई इस तरह की चीज़ कभी डिस्कशन भी हुई हो, नहीं इवन चेयरमैन या किसी की जानिब से भी ऐसा नहीं था, क्योंकि उन दिनों तो आई थिंक उन्हें बने थे, अभी तो उनका साल शायद हुआ होता बने हुए उनको, लेकिन कोई इस तरह की चीज़ मेरे नॉलेज में नहीं थी कि इस तरह बात हुई होती, तो डेफिनेटली मेरे नॉलेज के अंदर होती और मैं आपसे शेयर भी करता। सरफराज अहमद टीम में होते थे लेकिन खिलाए नहीं जाते थे, इस पर आपको पेन होता था एज फॉर्मर क्रिकेटर कि यार ये जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ परफॉर्मेंस पे वो सिलेक्ट हो रहा है, टीम में खिलाया नहीं जा रहा? लेकिन फिर जवाब वही है कि स्क्वाड के अंदर वो टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं ना, जी, स्क्वाड के अंदर मैंने कभी भी उसको ड्रॉप नहीं किया। पूछते भी नहीं थे आप कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो खिला क्यों नहीं रहे? नहीं, देखिए उस टाइम रिजवान की परफॉर्मेंसेज थी, जब जाके रिजवान ने थोड़ी स्ट्रगल की थी, फिर मैं कहूँगा कि नॉट ऑफिशियली, लेकिन मैं फिर बाबर और सकलैन को मैंने बिठाया था कि यार ये मेरे कंसर्न्स हैं कि जो भी ये सीरीज़ हुई थी अभी, तो जिसमें बहुत से और लोग क्रेडिट ले रहे हैं, हमने आए हैं तो सरफराज को खिलाया, इट वाज डिसाइडेड बिफोर देम कि जो अगली सीरीज़ है न्यूजीलैंड वाली उसके अंदर सरफराज शाहिद अफरीदी
चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने कहा कि मैंने सिलेक्ट किया तो खिलाया। नहीं, सिलेक्ट तो वो पहले से थे, प्लेइंग 11 मैं प्लेइंग 11 में उतरवाया, तो ये पहले डिसाइडेड था, ये डिसाइडेड था। इसमें शायद का क्रेडिट नहीं है। हाँ नहीं, उसमें सकलैन भी थे, उसमें बाबर भी थे, और उसमें यही था कि आई थिंक कि रिजवान को रेस्ट भी चाहिए, वो थके हुए भी हैं, उनकी परफॉर्मेंस में भी डिक्लाइन आया हुआ है, तो सरफराज को हमें मौका देना चाहिए, और ये चीज़ डिसाइड हो गई थी। और ये उस दिन की बात है आई थिंक जिस दिन रिजीम चेंज हुई थी। आपने जब पहली टीम अनाउंस की सिलेक्शन संभालते ही एज चीफ सिलेक्टर, तो आपके ही देरीना दोस्त, आपके सीनियर इंजमामुल हक बहुत ज़्यादा नाला हो गए, सोशल मीडिया हो, हर जगह वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, तो इसकी क्या वजह थी? देखिए, आई थिंक जब पहली दफ़ा हुआ था तो शायद कुछ लोगों से वो डाइजेस्ट शायद नहीं हो रहा था कि यार ये तो क्या 30-40 मैचेस खेला हुआ है। शायद ये भी एक फैक्टर है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो तो यार वो बड़ा नाम क्यों होना चाहिए, वो भी वजह हो सकती है, आई डोंट नो। लेकिन ज़ाहिर आपका जब क्लोज वन कोई होगा, नज़दीकी आपका कोई होगा, वो टीम से ड्रॉप होगा तो वो रिएक्शन आएगा। और आई थिंक नेचुरली आपका भी कोई आई थिंक भतीजा या कोई ड्रॉप होता है टीम में से, तो शायद आप भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, यार ये बंदा ही ठीक नहीं है। लेकिन अगेन मैंने जो डिसीजन लिया था वो मेरिट के ऊपर लिया था, परफॉर्मेंस मैं एक मासूम बंदा हूं, मुझे समझ नहीं आती, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमामुल हक को ड्रॉप करने पर शायद नेचुरली टेस्ट टीम से मैंने उनको जब ड्रॉप किया था तो शायद उसका रिएक्शन हुआ होगा, लेकिन इट वाज अगेन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ इमाम, कि उस टाइम उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आई थिंक उनकी 12-13 टेस्ट मैचेस थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 250 थे उसके अंदर, वो जस्टिफाई नहीं होते थे, वो फिर वो रेड बॉल खेल नहीं रहे थे, डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे थे। तो मैंने उनको सिंपल कहा था कि भाई आप डोमेस्टिक खेलें, परफॉर्म करें। तो बाबर आजम भी इसी पे आपसे नाराज थे कि इमामुल हक बाहर हो गए, जो पहली टीम सिलेक्शन के बाद वो भी आपसे नाराज थे, वो उनका भी कनेक्शन इधर से मिलता जाके, शायद वन ऑफ देम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम, आपने कड़वे सवालों के जवाब जो है वो दिए, और मोहम्मद वसीम ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चलता है। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम में एक नया मेहमान होगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।